चैप्टर का नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट स्फेरिकल सरफेसेस, मतलब गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश का अपवर्तन। इस चैप्टर में कुल 3 या 4 प्रूफ हैं जिनको बोर्ड में घुमा फिरा के बार बार पूछा जाता है। उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट, जो पहला प्रूफ है उसका फिगर आपके बोर्ड ब्लैक बोर्ड इस पे व्हाइट बोर्ड पे बना हुआ है। रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल कनकेव सरफेस, कनकेव सरफेस पे प्रकाश का अपवर्तन। जब पृष्ठ कैसा है, अवतल है, कनकेव है। एक तो ये हो गया प्रूफ। दूसरा हो गया कन्वेक्स सरफेस पे, 2 ये हो गए। तीसरा एक होता है लेंस मेकर्स फार्मूला, वो बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिहाज से। और एक होता है संपर्क में रखे 2 लेंसों के लिए फोकस दूरी का सूत्र। तो ये 3 या 4 प्रूफ हैं जो कि हर बोर्ड की परीक्षा में हर बार घुमा फिरा के किसी ना किसी सेट में पूछ लिया जाता है, चारों में से कोई ना कोई प्रूफ। तो इन्हीं प्रूफ में अब हम पहला प्रूफ पढ़ने जा रहे हैं। बोर्ड पे एक फिगर बना हुआ है, कनकेव सरफेस है। कनकेव सरफेस क्यों है? क्योंकि इसका जो पृष्ठ है वो अंदर की ओर धंसा हुआ है। ठीक, मिरर नहीं है ये, इस चीज को भूल जाना। ये कनकेव सरफेस है, मिरर बिल्कुल नहीं है। मिरर होता तो यहाँ पे पेंट होता, पेंट नहीं है। रिफ्रैक्शन पहली चीज मिरर में होगा ही नहीं, मिरर में तो रिफ्लेक्शन होता है। पॉइंट ओ पे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जहां से प्रकाश की किरण चलती है, ये इस डायरेक्शन में जा रही है, जाएगी तो ये किस पे, इस गोलीय अवतल पृष्ठ पर आपतित होगी, इंसिडेंट होगी पॉइंट ए पर। ये पॉइंट ए लिखा हुआ है, यहां पर ये किरण जाके इंसिडेंट होगी। उसके बाद जब आप जानते हैं कि ये रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में जा रही है, रेयर मीडियम यहां है और डेंस मीडियम यहां है, तो जहां पे आपतित होगी वहां से हम सेंटर को मिलाते हुए क्या खींच देंगे, नॉर्मल खींच देंगे। नॉर्मल, जिसको कि हम हिंदी में अभिलंब बोलते हैं। अभिलंब हमने एन और सी ये खींच दिया। अब जब कोई प्रकाश की किरण किसी पृष्ठ पर आपतित होती है तो अपवर्तन की प्रक्रिया में वह अगर रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में जा रही होती है तो वो नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। क्या होगी, नॉर्मल की ओर, अभिलंब की ओर झुकेगी। तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो छोटा सा किरण दिखाया है ये नॉर्मल, इसको सीधा चले जाना चाहिए था इस तरफ, लेकिन ये हल्का सा अंदर की तरफ झुक गई क्योंकि ये नॉर्मल है और नॉर्मल की तरफ ये किरण झुक गई है। तो अब झुक गई है तो इसको हम जब पीछे बढ़ाएंगे तो ये यहां पे आके मिलेगी। और एक किरण सीधे यहां से ओ से चलती है पी की तरफ और ये आगे पी क्यू की तरफ होते हुए निकल जाती है। तो ये दोनों किरणें, एक ये पी क्यू वाली ओ से जो क्यू की तरफ गई है, ओ से पी होते हुए क्यू की तरफ, और दूसरी जो हमने इस जो नॉर्मल की तरफ किरण झुक गई थी उसको जब हमने पीछे बढ़ाया तो आई पे आके मिली। तो ये दोनों किरणें इस पॉइंट पे मिलती हैं, वहीं पे हमारा इमेज हमको प्राप्त हो जाता है। ये इमेज हमको आई पे मिल रहा है, ऑब्जेक्ट ओ पे है, इमेज आई पे है। सी क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, जहां नॉर्मल से मिलाया गया है उसको। पॉइंट ए क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। बी क्या है, ए से बी, ये जो ए बी किरण है, ये यही वाली जो किरण आपतित हुई है, इंसिडेंट हुई है, ये अपवर्तन के बाद थोड़ा सा झुक गई है। तो ये किरण यहां पे छोटा सा एंगल आर दिख रहा होगा, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। आई एंगल कौन सा है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है वो एंगल आई है। और आर अगर इस तरफ है तो उसको, अगर हमने एक कोण पढ़ रखा है शीर्षाभिमुख कोण, तो शीर्षाभिमुख कोण में क्या होता है कि अगर जो एंगल इस तरफ बन रहा है वही इस तरफ बनेगा। जब 2 रेखाएं एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो जो एंगल एक तरफ बनता है वही एंगल अपोजिट साइड में भी बनता है। तो आर अगर इधर बन रहा है तो आर इधर बन रहा है। ये तो हो गया इंसिडेंट एंगल और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। उसके बाद में ये तीनों एंगल अल्फा, बीटा और गामा हमने अपनी तरफ से एज्यूम किया है। कुछ चीजें हमने अपनी तरफ से किया है। पॉइंट ए जो इंसिडेंट पॉइंट है वहां से हमने एक मतलब परपेंडिकुलर डाल दिया है प्रिंसिपल एक्सिस पे, जो कि एम पे मिलता है, और इसकी हाइट हमने मान लिया है स्मॉल एच। अब डिस्टेंस लेने की बारी आ गई। पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो डिस्टेंस होती है वो रेडियस के बराबर होती है, उसको हमने आर मान लिया। पोल से जो इमेज की डिस्टेंस होती है वो v मानी जाती है, और पोल से जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है वो u मानी जाती है। तो इसमें 4 डिस्टेंसेस हो गई। एक ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिसको कि हमने h मान लिया।
आर, वी और यू, ये 3 डिस्टेंस हो गई। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम या फिर एक्सटर्नल एंगल थ्योरम, हिंदी में कहते हैं बहिष्कोण प्रमेय। सीधी सी कहानी ये है, पहली चीज तो आप लोग ये समझ लीजिए कि अगर कोई ट्राइंगल है और उस ट्राइंगल की कोई भी एक डायमेंशन को बढ़ा दिया जाए तो जो ट्राइंगल के बाहर एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल या एक्सटर्नल एंगल। और उस बाहर वाला जो कोण बनता है वो जहां पे बन रहा है उस जगह को छोड़ दो तो अंदर के जो बाकी बचे 2 कोण हैं उनके सम के बराबर होता है। तो ये हो गई एक्सटर्नल एंगल थ्योरम या एक्सटीरियर एंगल थ्योरम की बात, कि बाहर का जो कोण है अंदर के 2 कोणों के योगफल के बराबर होगा, सम ऑफ इंटरनल 2 एंगल्स। ठीक, तो यहां पे अगर हम ओ ए सी की बात करें, ओ ए और सी, तो ये एंगल गामा, गामा जो है ओ ए सी के बाहर बन रहा है, तो गामा जो होगा वो गामा किसके बराबर होगा, अल्फा और आई और अल्फा के योगफल के बराबर होगा। तो गामा इक्वल टू हो जाएगा आई प्लस अल्फा। तो यहां से अगर हम आई की वैल्यू निकालें, यहां से अगर आई की वैल्यू निकालें तो हो जाएगा गामा माइनस अल्फा, आई इक्वल टू हो जाएगा गामा माइनस अल्फा। एंड आई ए सी की बात करें तो आई ए और सी, इसका भी एक्सटर्नल एंगल गामा ही है और इसके जो इंटरनल एंगल हैं वो बीटा और आर हैं, तो ये हो जाएगा गामा इज इक्वल टू बीटा प्लस आर। यहां से आर की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा गामा माइनस बीटा। आई और आर की वैल्यू मिल गई। अब हम स्नेल का नियम लगाएंगे, फ्रॉम स्नेल्स लॉ। स्नेल का नियम कहता है कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 and 2 के बराबर होगा। तो यहाँ पे μ1 पहले मीडियम का है और μ2 दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो जो साइन आई अपॉन साइन आर हो जाएगा वो हो जाएगा μ2 अपॉन μ1। ठीक, ये हो गया। लेकिन अगर ये स्फेरिकल जो सरफेस है ये बहुत छोटा हो, स्फेरिकल सरफेस, इफ स्फेरिकल सरफेस इज वेरी स्मॉल देन साइन आई इज इक्वल टू आई हो जाएगा और साइन आर इज इक्वल टू केवल आर हो जाएगा। तो जहां साइन आई साइन आर है वहां पे केवल आई और आर रखेंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि हम मान चुके हैं कि जो स्फेरिकल सरफेस है एस पी एस डैश, ये पूरा स्फेरिकल सरफेस है, तो ये क्या है, बहुत छोटा है। तो बहुत छोटे होने की कंडीशन में कई सारी चीज़ें अभी हम इसका यूज करके लिखेंगे। अभी तो हम साइन आई को आई और साइन आर को आर के इक्वल ले रहे हैं, तो यही वाली जो इक्वेशन हो जाएगी वो हो जाएगी आई अपॉन आर इक्वल टू μ2 अपॉन μ1। अब आप देख रहे होंगे कि आई की वैल्यू गामा माइनस अल्फा है और आर की वैल्यू गामा माइनस बीटा है, तो हम यहाँ पे रिप्लेस कर दें अगर, तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा गामा माइनस अल्फा अपॉन गामा माइनस बीटा इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो हो जाएगा μ1 गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू μ2 गामा माइनस बीटा। यहाँ से अगर थोड़ा सा इसको अंदर मल्टीप्लाई किया जाए तो हो जाएगा μ1 गामा माइनस μ1 अल्फा इक्वल टू हो जाएगा μ2 गामा माइनस μ2 बीटा। यहाँ से हम क्या करें, गामा और गामा को एक साथ कर लें तो ये अल्फा और बीटा एक साथ हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा μ1 गामा माइनस μ2 गामा इज इक्वल टू μ1 अल्फा माइनस μ2 बीटा। अब गामा कॉमन ले सकते हैं तो गामा μ1 माइनस μ2 इज इक्वल टू हो जाएगा μ1 अल्फा माइनस μ2 बीटा। इसको इक्वेशन नंबर हम 1 मान लेंगे। ठीक, इसको हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब हमारे सामने क्या चैलेंज है, गामा एक एंगल है, अल्फा एक एंगल है और बीटा भी एक एंगल है। उन सारे एंगल्स की वैल्यूज निकाल करके यहाँ पे पुट कर दी जाए। तो एंगल्स की वैल्यू तब निकलेंगी जब हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ चुके हैं कि अगर 2 साइड्स पता हो तो हम एंगल की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि जो भी राइट एंगल ट्राइंगल होते हैं उसमें जो है साइन कॉस टैन और कॉट सेक और कॉसेक 6 जो एंगल होते हैं इनकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं आसानी से। तो ये जो जैसे यहाँ पे अल्फा है
तो हम ट्राइंगल लेंगे ओ ए एम। यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है ना एम पे ही तो राइट एंगल बन रहा है। तो हम बाकी सबको भूल जाएंगे, ओ से चलेंगे ए पे आएंगे और एम पे आएंगे तो देखेंगे कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो हम लिखेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ ए एम, इसके लिए आई ए एम हो जाएगा एंड लास्ट में हो जाएगा सी ए एम, सी ए एम। वैसे तो आपको हम बता दें कि जहां पे राइट एंगल बनता है वो वाली डायमेंशन, मतलब उस पॉइंट को बीच में लिखा जाता है। तो इसको ओ एम ए ऐसे लिखा जाएगा, या तो ओ एम ए लिख लो या तो फिर ए एम ओ लिख लो, कुछ भी लिख लो, ठीक। यहां भी बीच में एम कर देंगे तो ये हो जाएगा आई एम ए और यहां पे हो जाएगा सी एम और ए। ये तीनों ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल बनेंगे। अब यहां से अल्फा की वैल्यू हमको निकालनी है, तो देखेंगे हम कि यहां पे नीचे बेस हमको पता है और परपेंडिकुलर पता है एच। तो ऐसा कौन सा थीटा होता है जिसमें कि बेस और परपेंडिकुलर दो ही आते हैं, तो वो होता है tan थीटा। तो यहां से हम अगर tan अल्फा की वैल्यू निकालें तो tan अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा h अपॉन बेस हो जाएगा u। अब आप ये चीज देख रहे होंगे कि हम जो है यहां से m से डिस्टेंस ना लेकर के p वाली डिस्टेंस ले रहे हैं, क्योंकि u तो p तक की डिस्टेंस है। तो उसका भी यही रीजन है कि सरफेस जो है स्फेरिकल वो बहुत छोटा है, इसलिए m और p को एक ही जगह मान लिया जाएगा कि ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं, एक दूसरे के बहुत नजदीक हैं, इसलिए m जो होगा वो p पे ही माना जाएगा। तो इसलिए जितनी भी डिस्टेंस है p वाली वो सब यहाँ पे ले ली जाएंगी, ठीक। हाँ, एक चीज और है, साइन कन्वेंशन के हिसाब से u जो है पोल से इधर है और किरणें इधर जा रही हैं, तो क्या होगा, ये माइनस में होगा। tan अल्फा इज इक्वल टू h अपॉन माइनस यू, कामा यहाँ पे tan बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा h अपॉन माइनस वी और कामा tan गामा इज इक्वल टू हो जाएगा h अपॉन माइनस आर। ये तीन tan अल्फा, tan बीटा, tan गामा हमको मिले। अब शर्त क्या है, फिर वही चीज, स्फेरिकल सरफेस बहुत छोटा है इसलिए tan अल्फा जो है वो अल्फा के बराबर होगा, tan बीटा जो है वो बीटा के बराबर होगा, tan गामा जो है वो गामा के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम केवल tan अल्फा को अल्फा लिख लेंगे, tan बीटा को केवल बीटा लिख लेंगे, केवल बीटा इज इक्वल टू h अपॉन माइनस वी, और tan गामा को केवल गामा लिख लेंगे h अपॉन माइनस आर। ये हो गई अल्फा बीटा और गामा की वैल्यूज, ठीक। यहाँ पे रीजन दोनों में, यहाँ पे रीजन लिखेंगे बिकॉज स्फेरिकल सरफेस इज वेरी स्मॉल, सो m will be assumed on p and tan alpha comma tan beta and tan gamma will be as alpha beta and gamma। ये रीजन हम बगल में लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे दो चीजें हमने किया है, डिस्टेंस p से लिया है जबकि ट्राइंगल में हमने m पॉइंट लिया था, तो उसको भी दिखाना है। बिकॉज स्फेरिकल सरफेस इज वेरी स्मॉल, स्फेरिकल सरफेस है कौन सा, एस पी एस डैश, तो वो बहुत छोटा है, इसलिए हमने क्या किया, m पॉइंट जो होगा उसको p पे ही एज्यूम किया जाएगा, ठीक। एंड tan अल्फा, tan बीटा और tan गामा को भी हम क्या लेंगे, विल बी एज अल्फा बीटा एंड गामा ओनली, ठीक। तो ये हो गया जो कि हमारा एजम्पशन है, और हमने क्या किया, अब ये सारी वैल्यूज पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। सारी की सारी जो वैल्यूज हैं उसको हम कहाँ पे रख देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। तो वैल्यूज हमको मिली क्या क्या है, अल्फा की माइनस h अपॉन यू, माइनस नीचे है लेकिन ये ना समझना कि नीचे ही है,
क्योंकि प्लस ऊपर है माइनस नीचे है, तो दोनों को डिवाइड होकर बीच में माइनस पहुंच जाएगा। तो माइनस एच अपान यू माइनस एच अपान वी माइनस एच अपान आर, ये तीनों हो गई अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज। अब अगर इसको इक्वेशन नंबर 1 में रखा जाए तो ये कुछ इस तरह से होगा, इधर गामा है तो ये हो जाएगा माइनस एच अपान आर और μ1 माइनस μ2, ये भी है μ1 माइनस μ2। इधर क्या है, μ1 अल्फा है तो हो जाएगा μ1 और अल्फा की वैल्यू क्या है माइनस एच अपान यू है, ठीक। तो ये माइनस μ1 एच अपान यू आ गया। फिर माइनस लगा है और यहाँ पे बीटा की वैल्यू भी माइनस में है, इसलिए दोनों माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, और ये हो जाएगा μ2 एच अपान वी। यहाँ तक हम पहुँचे। अब हमारे पास जो है यहीं पे रुकते हैं, आगे स्पेस अवेलेबल नहीं है तो आगे इसको, इस स्टेप के बाद हम क्या करेंगे, इस माइनस का ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस वाला टर्म प्लस में हो जाएगा, प्लस वाला टर्म माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा एच अपान आर μ2 माइनस μ1, और इधर आप देख रहे होंगे प्लस वाला टर्म और माइनस वाला टर्म, प्लस वाले को पहले लिखेंगे माइनस वाले को बाद में लिखेंगे, एच कॉमन ले लेंगे। तो जब एच कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा μ2 अपान वी माइनस μ1 अपान यू। इस एच से ये वाला एच कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा μ2 माइनस μ1 अपान आर इज इक्वल टू μ2 अपान वी माइनस μ1 अपान यू। ये फाइनल प्रूफ है किसका, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल कनकेव सरफेस। एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कनकेव और कन्वेक्स दोनों सरफेसेस के लिए सेम टू सेम फार्मूला मिलेगा, फार्मूले में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, यही फार्मूला कन्वेक्स में भी मिलेगा। बस वहां पे क्या होता है, फिगर चेंज हो जाता है और थोड़ा बहुत जो यू वी और आर के चिन्ह हैं वो कुछ प्लस में हो जाते हैं और कुछ माइनस में हो जाते हैं, तो उसको हम आगे पढ़ेंगे। ये फाइनल हो गया।